नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तोरिया की उन्नत किस्में और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक। अच्छी पैदावार के लिए अदरक की फसल में जरूरी कार्य। प्रदेश में जिन किसानों के खेत अभी खाली पड़े हैं, वे इनमें तोरिया की खेती कर सकते हैं। तोरिया से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार। तोरिया की खेती के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, झारखंड में इस समय पिछले साल के आंकड़े के अनुसार करीब 4 लाख हेक्टेयर सरसों एवं तोरिया का क्षेत्रफल है। और जो इस साल 2022-23 में जो मौसम का जो देख रहे हैं स्थिति, खरीफ के मौसम में लगभग बहुत सारे ज़िलों में सुखाड़ की स्थिति है। हम लोग जो है कि बारिश जितनी हम लोगों को मिलना चाहिए था इस प्रदेश में, उतना बारिश नहीं मिला है। ऐसी परिस्थिति में रबी मौसम में तोरिया की अगेती बुआई वह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तोरिया ही नहीं, जो रबी फसल है जिसमें कि तिलहन मुख्य रूप से है, पूरे झारखंड प्रदेश में रबी के मौसम में तिलहन का सबसे ज़्यादा कवरेज है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि तोरिया की खेती की तैयारी का समय अब आने वाला है। सितंबर में जो रेजिडुअल मॉइस्चर है उसका उपयोग करें और उसमें तोरिया की फसल को आप उगाएं। इसके लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव, ज़मीन का चुनाव, कैसा ज़मीन में हमको कैसे भूमि में तोरिया की खेती करना चाहिए। ज़मीन जो है कि दोमट से बलुई दोमट भूमि होना चाहिए, जिसमें अच्छी जल निकास की व्यवस्था हो। अगर आप एक्सेस वाटर वहाँ कभी किसी कारण से नेचुरल रेन से अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था आप करें। खेत को 1 गहरी जुताई करके उसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद पटा देकर अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें मिट्टी को। तोरिया की खेती के लिए शुरुआत में कम से कम 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में जुताई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें, जिससे खेत में जीवांश की मात्रा बनी रहे। अब रही बात कि बुआई करने के पहले, सीड गिराने के पहले इसमें इसके पोषण का प्रबंधन करें। पोषण का प्रबंधन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो खाद है वो नाइट्रोजन जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, फास्फोरस और पोटास 25-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और सल्फर चूँकि इसमें ये तिलहनी फसल है, इसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए सल्फर का उपयोग ज़रूर करें। और अगर आप फास्फोरस जो है, अगर आप डायमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सल्फर देना आवश्यक है। अदरवाइज अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सल्फर को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सल्फर आप अलग से देना चाहें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का भी छिड़काव करें। तोरिया की कौन सी किस्म को लगाना उचित होगा, झारखंड प्रदेश के लिए कौन सी किस्म संस्तुत है, रिकमेंडेड है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जो TS38 वैरायटी है, ये पिछले साल बहुत जल्दी पिछले 1-2 सालों में ये रिलीज हुई है। इस प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावे
तपेश्वरी है, इसके अलावा भवानी है। तो ये सब वैरायटी इधर कुछ हाल वर्षों में रिलीज हुई है और इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले बीज को 2 से 2.5 ग्राम मैंकोजेब या 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इससे कवक जनित रोग लगने का डर नहीं रहता है। बीज गिराने के पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लें, जो कि बीज जनित रोगों से आपके फसल का बचाव होगा। इसके लिए वेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें और उपचारित करने के बाद बीज को आप नालियों में गिरा करके और कतारों में इसकी बुआई करें। अब आप चूँकि ये तोरिया का दाना जो होता है, बीज जो होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, तो इसको लगाने के लिए क्या है कि अगर ज़्यादा घना गिरने पर इसको थिनिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें कि एक्सेस लेबर का भी कंजम्पशन होता है, ज़्यादा लेबर पे खर्च आता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा बालू मिला दें उसमें और उसके बाद उसके सीड को आप लाइन में गिराएं। को मैं बताना चाहूँगा कि तोरिया की फसल को लगाने के लिए का विधि जो है ये कतारों में लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें आप। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुआई के 48 घंटे के भीतर खेत में पीछे की ओर हटते हुए छिड़काव करना चाहिए। अब बुआई करने के बाद जो है इसमें जो है कि इसको अब आप सिंचाई की बात आती है, तो फूल आने के समय इसमें एक पानी आप दें और अगर ज़मीन में मॉइस्चर है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फ्लावरिंग के टाइम में एक पानी देते हैं तो इसकी उपज क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लावर ड्रॉप कम होता है और अच्छे से फ्रूटिंग होती है इसमें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अदरक की फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और फसल की बढ़वार सही तरीके से होती है। इसके लिए फसल में कुछ जरूरी कार्य करें, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और पौधे सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल। इस समय जो अदरक की जो फसल लगी हुई है वह 2 स्थिति में है। एक तो करीब करीब जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में है और दूसरा जो है वो 15 से 20 दिन की अवस्था में है। तो इस समय हमको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि अभी लगातार पानी गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारी अदरक की अंकुरण होने के पश्चात थोड़ी सी अब बढ़वार शुरू हो गई है और आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अभी खरपतवार हमको दिखाई दे रहे हैं। और खरपतवार यदि है तो जैसी हमारी बतर कंडीशन मिलती है हमारी खेत की, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपनी जो भौतिक विधियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम खुरपी से या कुदाली से या गैंती से हम जो है कचड़े को, अपने खरपतवार को निकाल दें। और आप सभी जानते हैं कि अगर खेत में खरपतवार है तो ये हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता है।
यह हमारी जो अदरक के लिए जो तो हमने दिए हैं पोषक तत्व, उसका भी ये ग्रहण करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंकुरित और जो बढ़वार की स्थिति में अब आ रहा है फसल, तो ये प्रभावित होगा। खरपतवार का नियंत्रण कर लें और नियंत्रण करने के बाद हल्की मिट्टी उसमें जरूर चढ़ा दें, जिससे उसकी आगे की बढ़वार प्रभावित नहीं होगी। अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए। हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस समय हमने जो आधार खाद के रूप में जो पोषक तत्व दिए थे, तो उसमें हमारी नाइट्रोजन की मात्रा अभी बची हुई है, जिसको हम 2 या 3 भाग के रूप में देते हैं। तो जैसे आपकी जो है हम जो 35 से 40 दिन की अवस्था है, ये बहुत अच्छी है, तो इस समय हमको 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको इस समय अदरक में देना चाहिए, जिससे उसके आगे की वृद्धि जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है और पानी गिरने की वजह से जहाँ पर हमारे अदरक हमने लगाए हैं, वहाँ अगर जल भराव की स्थिति है, तो निश्चित रूप से जल निकास की व्यवस्था आप कर लें। नहीं तो क्या है, ये अदरक जो है बहुत नाजुक फसल होती है, यदि 2 से 3 दिन या 4 दिन पानी इसमें भर गया तो ये इसकी कंद जो है गलना शुरू हो जाता है, तो हमको जो है इसमें नुकसान हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप जल निकास की इसमें व्यवस्था आप इसमें कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में जीवाणु मसलानी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। प्रकंद को दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है और अंत में प्रकंद गल जाता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले प्रकंदों को 30 मिनट तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 200 ppm के घोल में उच्चारित करके छायादार जगह में सुखाकर उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए 1% बोड्रो मिश्रण या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। कि इस समय तापमान बढ़ रहा है और पौधे की बढ़वार अच्छी हो रही है, तो एक कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, जिसको हम तना बेधक के रूप में जानते हैं। इसका लार्वी जो है ये नुकसान पहुंचाता है और बढ़ते हुए जो हमारा पौधा है उसके तने के अंदर ये घुस जाता है और घुसकर इसकी जो फूड मटेरियल है, इसका जो भोज्य पदार्थ है, इसको खाने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको तना बेधक का लक्षण दिख रहा है तो इसके लिए नियंत्रण करना इसका बहुत आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से हमको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं, तो पहले छिड़काव हमको वहाँ पर करना चाहिए, जिसमें डाइम्यूथेट नाम की जो कीटनाशक दवा है उसका 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी के मान से हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कि इस समय यदि हम जो लगे हुए खड़ी फसल है उसमें कीड़े एवं बीमारियों का हम अगर उपचार कर लेते हैं या पहचान कर उनका नियंत्रण कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का इस समय अगर छिड़काव कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आगे हमारी अदरक की फसल बहुत अच्छी बढ़वार होगी। अगर आप भी बिजनेस शुरू कर हर महीने तगड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आप खेती बाड़ी के साथ कड़कनाथ मुर्गा का कारोबार करें। ये काला मुर्गा दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आदिवासी इलाके में इसे काली मासी भी कहते हैं। इसका मांस सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। अपने औषधीय गुणों के चलते कड़कनाथ मुर्गे की बहुत मांग रहती है। ऐसे में इसके कारोबार से कड़क कमाई हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके पालन तकनीक के बारे में।
मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। अगर किसान कम लागत और कम स्थान में देसी मुर्गी पालन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनके लिए कड़कनाथ मुर्गी के नस्ल को पालना काफी लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कड़कनाथ मुर्गी के मांस और अंडों में प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही उसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट न के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। कड़कनाथ मुर्गे की इस नस्ल को काली मासी भी कहा जाता है। ये मुर्गे पूरी तरह काले होते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का खून और मांस भी काले रंग का ही होता है तथा इनके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कई अन्य जिलों में मुर्गी की एक खास नस्ल पाई जाती है जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। यह दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। यह हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े ही चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 किलोग्राम वजन की हो जाती है और लगभग 5 महीने में 2 से 2.5 किलोग्राम की हो जाती है और प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देती है। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्च आता है और बाजार में यह 700 से 900 रुपए प्रति किलो की दर से बिक जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस शुरू के दिनों में चूजों की थोड़ी देखरेख और उनके उचित तापमान का ध्यान रखना होता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही राज्यों के पशुपालन विभाग से भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम
सोखो देवरा नवादा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला नवादा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 27 से 35 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षिक आर्द्रता 45 से 85% तक रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 10 से 15 किलोमीटर औसत गति की रफ्तार से रहेगी। हवाएं पूर्वी दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान तापमान व आर्द्रता धान में पत्ती लपेटक कीट के प्रकोप के लिए उपयुक्त है। फसल में इस कीट की निगरानी करते रहें। यदि कीट को देखा जाता है तो प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और तना छेदक कीट को देखा जा रहा है तो खेत में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के साथ बर्ड पर्चर की व्यवस्था करें। कार्बोफ्यूरान 3G की 2.5 किलोग्राम मात्रा या फोरेट 10G की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर दानेदार कीटनाशी का आकाश साफ होने पर प्रयोग करें। अरहर की बुआई 15 सितंबर तक पूरी करें। इस महीने लगने वाले अरहर की उन्नत किस्मों में पूसा 9, शरद आदि अनुशंसित है। बीज की मात्रा 45 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। बोने की दूरी पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर डालें। टमाटर की काशी विशेष, काशी अमन, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा किस्मों की नर्सरी उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। सब्जियों की नर्सरी में सफेद मक्खी, लाही व चूसक कीटों की निगरानी करते रहें। फलदार और वानकी पौधों को लगाने का यह उपयुक्त समय चल रहा है। किसान अपनी पसंद के अनुसार फलदार पौधे का बागान जैसे आम, लीची, कटहल, आंवला, अमरूद, नींबू की तथा वानिकी पौधे जैसे सागौन, सेमल, अर्जुन, गुलमोहर, गुम्हार आदि की रोपाई करें। वर्षा ऋतु में उमस और जल जमाव के कारण बीमारियों जैसे गलघोंटू, लंगड़ी बुखार, सर्रा, बबेसियोसिस, PPR, दस्त, निमोनिया से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण करवाएं। पशुओं के पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी के घोल से जरूर धोएं। गाभिन गाय भैंसों को खनिज मिश्रण 50 ग्राम प्रतिदिन दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सिसवान, जिला लखीसराय के कौशल कुमार ने। आपने भिंडी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भिंडी फसल के बारे में के प्रमुख कीटों के बारे में एवं उसके निवारण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। प्रमुख कीटों में 3, ऐसे तो बहुत सारे कीट हैं, लेकिन प्रमुख कीटों में तना एवं फल छेदक, सफ़ेद मक्खी और फुदका कीट जिसे जेसिड के नाम से भी जाना जा सकता है, किसान अधिक प्रभावित रहते, परेशान दिखते हैं। उसमें भी सबसे अधिक प्रकोप तना एवं फल छेदक कीट का देखा जाता है। इस कीट का प्रकोप भिंडी की फसल में अधिक होता है। यह सुंडी बेलन के आकार की होती है। इसके शरीर पर हल्के पीले, संतरी, भूरे रंग के धब्बे होते हैं। आरंभिक अवस्था में ये सुंडियां कोपलों में छेद करके अंदर पनपती हैं, जिसकी वजह से कोपलें मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। बाद में ये सुंडियां कलियां, फूलों और फलों को नुकसान करती हैं। ये फल में छेद बनाकर अंदर घुसकर गुदा खाती रहती हैं, जिससे फल कीट से ग्रसित हो जाते हैं और भिंडी खाने योग्य नहीं रहती है। अब हम इसके प्रबंधन के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर उन्हें पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर किसी खास प्रभेद में कम प्रकोप देखा गया हो तो उस प्रभेद का चयन करें सबसे पहले। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप जो है नर कीटों को आकर्षित करता है, जिसके कारण उनकी प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित होती है और कीटों की संख्या में कमी हो जाती है। तो फेरोमोन ट्रैप 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। तीसरा कर सकते हैं परजीवी कीट। एक
ट्राइकोग्रामा किलोनिस करके सब परिचित होंगे, उसका 1 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छोड़ें। यह परजीवी कीट हमारे कीट के अंदर अंडे के अंदर अंडा देता है, जिससे कीट पे नियंत्रण हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर में छिड़काव हो सकते हैं। दूसरा कीट है सफ़ेद मक्खी। यह सफ़ेद रंग का एक छोटा सा मक्खी कीट है जो पौधे के सारे ऊपरी भाग, तना, पत्तों से रस चूसता है और रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। यह एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव भी करता है, जिसे सूटी मोल्ड भी कहते हैं। वह चिपचिपा पदार्थ के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। यह कीट के रूप में तो कम, लेकिन एक विषाणु जनित रोग के वाहक के रूप में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके बचाव के लिए किसान पीले रंग का चिपचिपा ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा सकते हैं। इस ट्रैप में उन्हें बहुत ही कम लागत पर अधिक मुनाफा मिल सकता है। इस चिपचिपे ट्रैप में मक्खियाँ आकर चिपक जाती है, जिससे कि उनका प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा, प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। जब भी किसी भी पत्ते में मुड़ाव दिखे या मक्खी वाला दिखे तो उस पौधे को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। नेत्रजन का उपयोग बहुत ही ध्यान सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर अधिक कीट की संख्या बहुत अधिक हो तो कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड, जिसे सभी किसान परिचित होंगे, का छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव किया जाता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।